हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और 12 इकोनॉमिक्स क्लास के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। कंपटीशन के भी दृष्टिकोण से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम आज आपको ले करके आने वाले हैं जिससे बहुत सारी आपकी जानकारियां बढ़ सकती हैं। अगर हम चाहेंगे, अगर सब्सक्राइब न किए हो चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँच सके। तो आइए हम देखते हैं बजट शब्द। यानी सबसे पहले हम बताते हैं कि बजट शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था। बजट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हम कह सकते हैं सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, तो बात आती है 1803 फ्रांस में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। बजट शब्द की जो उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, तो हम देख सकते हैं कि जो बजट शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और लैटिन भाषा के बुल्गा शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। बुल्गा का जो अर्थ है वो है चमड़े का एक छोटा सा थैली। चमड़े का छोटा सा थैली बुल्गा शब्द का अर्थ है। यानी चमड़े से तात्पर्य है कि बजट उस चमड़े की थैली के समान है। आप जितना चाहे बजट बढ़ाते जाएं, उसी तरह से चमड़े की थैली में जितना ही वजन आप डालेंगे वो बढ़ता जाएगा, उसकी कोई एक सीमा नहीं है। इसलिए चमड़े के थैली से बजट शब्द का आशय लिया जाता है। तो हमने देखा कि बजट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के बुल्गा से हुई है। बुल्गा का अर्थ चमड़े का एक छोटा सा थैली है। अंग्रेजी में इसे अपभ्रंश कई तरह से इसका हुआ, तो अंग्रेजी में इसे बोगेट या बोजेट या इसे बोजेट शब्द से भी हम इसकी व्याख्या करते थे, लेकिन बाद में यह है अंग्रेजी में इसे बजट शब्द के रूप में हम प्रयोग करने लगे। यानी हम कह सकते हैं यह बजट, ये अंग्रेजी में से हम बजट इस तरह से कहते हैं। और फ्रांस में जो बजट शब्द का जो प्रयोग हम करते थे, फ्रांस में इसको इस तरह से करते थे, BOUGET। इस तरह से हम बोगेट शब्द का हम प्रयोग करते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि बजट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1803 फ्रांस में, उत्पत्ति लैटिन भाषा के बुल्गा का अर्थ चमड़े का एक छोटा सा थैली, अंग्रेजी में बोगेट या बोजेट, और बाद में इसे बजट शब्द के नाम से हम जानने लगे हैं। और अंग्रेजी में आज हमारे यहाँ बजट शब्द इसी तरह से लिखा जाता है। अब बात आती है कि भारत में बजट शब्द या भारत में सर्वप्रथम बजट कब पारित किया गया था, इसकी हम बातें करेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हम आज आपको लेके आए हैं और इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं। भारत में पहला बजट, बात करते हैं कि भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। भारत का पहला बजट स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात है, तो 18 फरवरी 1860 में, 18 फरवरी 1860 में भारत में पहला बजट पेश किया गया था। किसने पेश किया था और किसके शासन काल में पेश किया गया था, इन छोटी बातों को भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जेम्स विलियम द्वारा यानी भारत का जो पहला बजट स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किसके द्वारा पेश किया गया था, तो
जेम्स विलियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था और किसके शासनकाल में? जेम विल्सन है, एक मिनट, सॉरी, जेम विल्सन है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में यह पेश किया गया था। प्रश्न आता है कि लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में, अंग्रेजों का शासन था, यानी कह सकते हैं भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में पेश किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। तो प्रश्न एक बनता है कि सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत से पहले हमारे देश में कब बजट पेश किया गया था? तो 1860, 18 फरवरी। अब बात आती है कि जब देश हमारा आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किसके शासनकाल में, किसके द्वारा बजट पेश किया गया था? तो इसका भी हम बात करते हैं, इसे मिटा देते हैं। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था। तो फिर बात आती है कि भारत में, जबकि स्वतंत्र भारत की बात आती है, अगर हम स्वतंत्र भारत में पहला बजट की बात आती है, पहला बजट स्वतंत्र भारत में पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था, जो वित्त मंत्री आर.के. खड़मुखम चेट्टी थे। जो वित्त मंत्री आर.के. खड़मुख चेट्टी थे। खड़मुखम चेट्टी थे, आर.के. खड़मुख चेट्टी थे, जो 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला स्वतंत्रता के बाद ये बजट प्रस्तुत किया गया था। एक प्रश्न और आता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का बजट पेश किया जाता है? तो अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के संबंधों में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आकलित प्राप्तियां और व्ययों का विवरण प्रस्तुत करवाते हैं। यानी राष्ट्रपति के दिशा निर्देश में वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आम बजट प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न आता है इस तरह से कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो एक अनुच्छेद अक्सर पूछता है बड़े बड़े कंपटीशन में, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो भारत का बजट प्रस्तुत करने का जो प्रावधान है, ये दोनों सदनों में हम कह सकते हैं कि जो राज्यसभा है और लोकसभा है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो प्राकलित प्राप्तियों का आय और व्यय एक वर्ष के अंतर्गत एक निर्धारित तय हो जाता है, उसी को हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। यानी राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, जैसे इसमें निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसी को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम आम बजट के नाम से जानते हैं। ये देखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण अगर आपको कहीं आ जाए, उसी को हम आम बजट के नाम से भी जानते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंधों में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की
उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवाएगा, जिन्हें इस भाग में हम वार्षिक वित्तीय विवरण या आम बजट के नाम से जानते हैं। अब बात आती है, इसी प्रकार राज्य के भी द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, ये प्रश्न आ जाए कि राज्य सरकार अपने राज्य का बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत करती है। राज्य सरकार की बात आती है तो संविधान के अनुच्छेद 202, आपने देखा यहाँ पे 112 की बात आई है, अनुच्छेद 202 के अनुसार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार राज्य की बजट प्रस्तुत करती है। हर राज्य भी अपने राज्य का एक बजट पेश करता हर वर्ष। तो इस तरह से संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य की बजट प्रस्तुत करती है और केंद्र में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा दोनों में भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे। अब इसे मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट आपको और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं जो बजट से रिलेटेड है। एक कक्षा 12 कॉमर्स या आर्ट ग्रुप के इकोनॉमिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ में अगर अन्य लोग भी इसको देख रहे हो जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि भारत का पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था। बात आती है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो बात आती है कि 2021 और 22 में 2021 और 2022 सत्र में ये पहला भारत का पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। ये भी प्रश्न आता है कि संविधान यानी भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री हैं। तो सर्वाधिक 10 बार प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री का नाम सुने होंगे आप, मोरारजी देसाई। 10 बार मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक 10 बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। और निर्मला सीतारमण की बात अगर हम करते हैं, निर्मला सीतारमण जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं, ये 4 बार यह बजट प्रस्तुत कर चुकी है। चौथी बार इनका बजट प्रस्तुतिकरण था। और यह भी प्रश्न आता है किसके द्वारा पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है जहां पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको हम जानने का प्रयास कर सकते हैं। और फिर एक बात आता है कि 2022-23 में राजकोषीय घाटा रहने का क्या अनुमान है। इसी लगे थोड़ा सा हम करंट को भी कर देते हैं कि 2022 और 2023 में जीडीपी का जो राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। तो 6.4% विदेशी घाटा रहने का अनुमान है। और एक प्रश्न और आता है कि राज्य सरकार
अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त कर सकता है, मानी राजकोषीय घाटा कितना कर सकता है, तो अधिकतम है 4% से अधिक अपने जीडीपी का राजकोषीय घाटा नहीं प्रस्तुत कर सकता है, नहीं कर सकता है या नहीं कर्ज ले सकता है। और एक प्रश्न होता है कि 2022-23 में हमारे देश की अनुमानित आर्थिक वृद्धि रहने का क्या मतलब प्रतिशत है, तो यह 2022 और 2023 का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहने का जो अनुमान है वो 9.27% रहने का अनुमान है। तो हमने देखा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हमने जानने का प्रयास किया। आइए मिटाते हैं। और एक प्रश्न अभी आपके भी दिमाग में घूम रहा होगा कि सब चीज़ तो बता दी, ये बजट क्या होता है, बजट से क्या आशा है, एक शब्द में हम बताएंगे। हम कह सकते हैं कि किसी देश की सरकार द्वारा आय व्यय के वार्षिक विवरण को ही बजट कहते हैं। यानी एक देश के सरकार के द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत जो अनुमानित आय और व्यय का जो विवरण होता है और जो प्रस्तुत किया जाता है उसी को हम बजट कहते हैं। आइए हम थोड़ा सा लिख के भी बताने का प्रयास करते हैं। तो इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहें तो। अभी मैं आपको आम बजट और रेलवे बजट की भी जिक्र करता हूं, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हम देख सकते हैं किसी देश की सरकार के बजट क्या होता है, एक लाइन में बजट क्या होता है। किसी देश की सरकार की जो आय और व्यय के वार्षिक विवरण होता है, देश की सरकार की आय एवं व्यय की वार्षिक विवरण को ही बजट कहते हैं। संक्षेप में किसी देश की सरकार की आय व्यय की वार्षिक विवरण को ही हम बजट कहते हैं। इसमें 3 बातों का हम ध्यान रखते हैं कि इसमें क्या होता है, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बजट, जो इसमें 3 बातों की बात कर रहे हैं कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट का अनुमान, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बजट। एक मिनट थोड़ा सा इंक कर लेते हैं तो समझते हैं। फिर चालू और पिछले वर्ष की बात करते हैं। ये आगामी, और फिर दूसरा भी बात आती है चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बजट, यानी जो वर्ष चालू हो रहा है उसके लिए भी एक आगामी वित्तीय वर्ष, और पिछले वर्ष की जो वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय, हम कह सकते हैं पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय। इन तीनों बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है। किसी देश की सरकार की आय व्यय की वार्षिक विवरण को ही हम बजट कहते हैं, जिसमें 3 बातों का ध्यान रखा जाता है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बजट, चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बजट और पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां तथा उसका क्या व्यय है, इन सभी पे ध्यान रखा जाता है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा रेल बजट की भी बात कर लेते हैं। यहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। रेल बजट से संबंधित
कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो आपने देख लिया बजट क्या होता है, बजट शब्द की उत्पत्ति भारत में, विश्व में और भारत की पहला आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की बात किए तो 1920 और 21 में 1920 और 21 में कुछ हम रेल बजट से रिलेटेड कुछ बातों को हम बताने वाले हैं। इस जो बिलियन एक वर्ष समिति की सुझाव पर ये 10 सदस्यीय एक कमेटी का निर्माण किया गया था, जिसकी अध्यक्षता विलियम एकवर्थ के द्वारा किया गया था। उन्होंने 1920 और 21 में अपना एक विचार प्रस्तुत किया कि रेल बजट को आम बजट से अलग रखा जाए, अलग रखा जाए और वहीं से रेल बजट का एक स्पेशल अलग बजट प्रस्तुत किया जाता था। आम बजट और रेल बजट दोनों अलग अलग था। तो 1900 ये अपना विचार दिए थे 1920 और 21 में, और 1924 में इनके विचारों को मान लिया गया, यानी रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। यानी हम कह सकते हैं ये 1920-21 में विलियम एकवर्थ के 10 सदस्यीय कमेटी के द्वारा एक सुझाव दिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग रखा जाए, और 1924 से भारत में रेल बजट एक स्पेशल बजट के रूप में प्रस्तुत होने लगा। लेकिन पुनः 1917-18 के बजट में रेल बजट को हम कह सकते हैं कि 2017 और 18 की जो बजट प्रस्तुत की जाती है, 2017-18 की बजट में पुनः रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया, आम बजट में शामिल कर दिया गया। यह प्रश्न आ सकता है कि पुनः आम बजट में रेल बजट को कब शामिल किया गया था? तो बजट सत्र 2017 और 18 में पुनः रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया, और रेल बजट स्पेशल बजट के रूप में पारित नहीं होता है। एक प्रश्न और आ सकता है कि बजट पहले किस डेट को प्रस्तुत किया जाता था? बजट पहले हम कह सकते हैं जो बजट पहले यानी 2017-18 से पहले की बात करते हैं, यह 28 फरवरी या 29 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था। यानी सत्र के लास्ट में 28, जिस वर्ष 29 की फरवरी होती थी उस साल 29 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था, और 3 साल आप 28 की फरवरी होती है तो 3 साल 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था। लेकिन जो इसको भी चेंज किया गया, यानी 2017 और 18 में पहली बार 2017 और 18 में पहली बार बजट अब 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जा रहा है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि कब से 1 फरवरी से बजट प्रस्तुत किया जा रहा है? तो हम कहेंगे कि यह 17 और 18 से 1 फरवरी से बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 4 बार
बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, यानी 17 और 18 से पहले 28 फरवरी और 29 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 17 और 18 में पहली बार बजट 1 फरवरी से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हमने देखा 2 प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत सरकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बजट को प्रस्तुत किया जाता है? तो 112 के अंतर्गत राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत प्रस्तुत करती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो भी इसके पार्ट है, पार्ट सेकंड में हम आपको लेके आएंगे, इसके उद्देश्य क्या है और कौन कौन से स्रोत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम प्राप्त करती है और कहाँ कहाँ कैसे व्यय करती है। तो मैं चाहूँगा एक बार और, अगर संभव हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और शेयर्स करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लाभ पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।